डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डील करेंगे। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, arrange the following historical instances regarding emergency provisions in correct chronological order। दैट मीन्स यहाँ पर जितने सारे इवेंट्स हुए हैं इमरजेंसी को लेकर के इंडिया में, उससे उसके टाइम लाइन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी फॉर्मेट में हम लोग ये बात कर लें कि जो इमरजेंसी प्रोविज़न्स हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न्स ये क्या हमारे जनरली ऐसा देखा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न्स है वो किसी न किसी डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। हमने दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविज़न्स को फॉलो किया। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्लियर करेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविज़न्स है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, जिस पे आज हम बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक इमरजेंसी प्रोविज़न्स की बात है तो एक्चुअली में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहाँ से बोरो किया गया है। अब ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये कैसे। जनरली तो ऐसा कहा जाता है कि ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नहीं, कन्फ्यूज़न यहीं पर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहीं पे होनी चाहिए। एक्चुअली में इमरजेंसी प्रोविज़न्स की जो बात है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही मेंशन्ड है। और जहाँ तक जर्मनी का सवाल है तो वहाँ से हमने ये लिया है कि इफ़ेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये प्रोविज़न जो है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये यहाँ पर स्पष्ट है, क्लैरिटी है। इसके सोर्स को लेकर के, इमरजेंसी प्रोविज़न्स को सोर्स को लेकर के अगर ये पूछा जाए कि इमरजेंसी प्रोविज़न्स का सोर्स क्या है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा। लेकिन फिर जर्मनी से क्या, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हमने लिया है, तो वहाँ से हमने लिया इफ़ेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये प्रोविज़न जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोस्टली प्रोविज़न्स है, मोस्ट ऑफ द प्रोविज़न्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही मेंशन। दैट मीन्स हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे जो एक बड़ा इफ़ेक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। सो लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं। तो इसके साथ ही हम ये भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इमरजेंसी प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में इसको मेंशन किया गया है। तो जहाँ तक पार्ट का सवाल है तो ये पार्ट 18 में इसको मेंशन किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में इसको मेंशन किया गया है। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न्स को मेंशन किया गया है। और जहाँ तक आर्टिकल्स का सवाल है तो आर्टिकल
352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक ये इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सोर्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन है, इस चीज़ को हमने देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहा है, वो सारे इवेंट्स जो इमरजेंसी इम्पोज करने से रिलेटेड है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से इस क्वेश्चन को एक बेस रख करके हम लोग इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पर्पस यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुँचना है, बट क्वेश्चन के माध्यम से जो भी कॉन्सेप्ट्स है उस पे यहाँ पे बात करनी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लानी है। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पे लिखा है इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो अब यहाँ पर बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मन में ये सवाल क्रिएट हो सकता है कि ये जो टर्म है इंटरनल इमरजेंसी, ऐसा क्यों? तो आइए इसको समझते हैं। इंटरनल इमरजेंसी जो टर्म है उसका क्या सेंस। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इमरजेंसी प्रोविज़न्स की जो बात है, तो हमारे देश में इमरजेंसी के टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पर ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी। सेकेंड, स्टेट इमरजेंसी। एंड थर्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और अब सवाल ये है कि नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है, और स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 356 में मेंशन्ड है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है। अब नेशनल इमरजेंसी के बारे में जहाँ तक बात करें तो ये होना चाहिए कि किस आधार पर ये डिक्लेयर किया जा सकता है। तो जहाँ तक नेशनल इमरजेंसी की बात है तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कह सकते हैं कि बिफोर 42nd अमेंडमेंट 19 बिफोर 44th अमेंडमेंट 1978, इसमें इससे पहले नेशनल इमरजेंसी को लेकर के जो ग्राउंड है, बेसिस है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए 3 टर्म मेंशन किए गए थे। पहला था वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी पहले 2 ग्राउंड पे डिक्लेयर होता है, अगर नेशनल इमरजेंसी पहले 2 ग्राउंड पे डिक्लेयर होता है, दैट मीन्स वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे डिक्लेयर होता है, तो उसे इंटरनल इमरजेंसी का नाम दिया जाएगा। दैट मीन्स हिंदी में कहें तो आंतरिक आपातकाल।
सॉरी, इसे एक्सटर्नल एग्रेशन कहा जाएगा। इसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाएगा। और अगर इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर डिक्लेयर हुआ तो इसे इंटरनल इमरजेंसी कहा जाएगा। ओके, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस बिफोर 44th अमेंडमेंट 1978 जो 3 ग्राउंड था उसमें से एक ग्राउंड है इंटरनल डिस्टरबेंस। सो यही इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा है इंटरनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस, जबकि आफ्टर 44th अमेंडमेंट ये जो तीसरा टर्म है, तीसरा ग्राउंड है, उस टर्म को रिप्लेस किया गया। क्योंकि जो फर्स्ट इमरजेंसी रहा था 1975 का, जो इंदिरा गांधी के टाइम में डिक्लेयर किया गया था, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था। क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस को डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है, तो इस वर्ड को हटा करके, इस टर्म को हटा करके यहाँ पे लाया गया आर्म्ड रिबेलियन। सो अब यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेशनल इमरजेंसी का तीसरा ग्राउंड है वो आर्म्ड रिबेलियन है। दैट मीन्स देश की जनता अगर हथियारों के साथ विद्रोह कर रही है तब उसे इमरजेंसी डिक्लेयर करने का एक जेन्युइन ग्राउंड माना जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी अब तक हमारे देश में कितने बार डिक्लेयर किए गए हैं। तो नेशनल इमरजेंसी का जहाँ तक सवाल है तो अब तक हमारे देश में ये 3 बार डिक्लेयर किए गए हैं। नेशनल इमरजेंसी